प्लस पर जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक अपना पॉडकास्ट लाइव का एक पॉडकास्ट अपलोड कर दिया है। ये हमारा सेकंड पॉडकास्ट है जो कि आपके सामने मैंने अभी तक के कक्षा 8 तक के सफ़र को पूरा कर दिया था। कक्षा 8 तक के सफ़र में एक चीज़ बाकी रह गई थी जिसे बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ। जब मैं 7वीं 8वीं के अंतराल में था, अपना इंट्रोडक्शन मैं दे दूँ फिर से एक बार कि मेरा नाम शिवम कश्यप है और मैं अपनी लाइफ स्टोरी आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। और जब मैं कक्षा 7-8 में था, मान लीजिए कि हमारी जब एज रही होगी 12-13 साल की, ठीक है। तो उस दौरान क्या था कि मुझे जो है डांस को बहुत शौक़ था पहले से ही, यानी कि बचपन से ही मुझे डांस का बहुत शौक़ था। और था कि भाई एजुकेशन सेक्टर में मेरा कोई वो नहीं था। ये थॉट था कि हाँ, मुझे डांस में जो है अपना मुकाम हासिल करना है। तो ठीक है, इसी चीज़ को लेकर जब कक्षा 7वीं और 8वीं के अंतराल में आया तो मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगा कि 7-8 के अंतराल में मैं जो है डांस सीखने के लिए मैंने एकेडमी ज्वाइन किया। मेरा भाई मेरे गांव का कुछ लोग जाते थे और मेरे दादा का लड़का भी जाता था, तो वहाँ पर मैं गया। 3 दिन मैं गया। देखिए अब क्या होता है कि जो कहीं जो होता है डेमोज जो होते हैं 3 दिन, कहीं पे 2 दिन का डेमो होता है, कहीं 3 दिन का डेमो होता है। तो वहाँ पे मान लीजिएगा 3 दिन का डेमो था। तो जब तक डेमो था मैं गया, फिर मैं नहीं जा पाया। देखिए ऐसा नहीं कि मेरी इच्छा नहीं थी जाने की, सब कुछ मेरी इच्छा सब कुछ थी, लेकिन मैं नहीं जा पाया इस वजह से कि घर की सिचुएशन की वजह से। ऐसा नहीं कि मेरे भाई लोग कराना नहीं चाहते थे, मेरे भाई लोग कह रहे थे तुम्हें करने की इच्छा है तो तुम करो, लेकिन क्या था कि मुझे नहीं उस वक्त सही नहीं लग रहा था, क्योंकि घर की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी। पापा बीमार रहते थे, पापा का पीजीआई मिला चल रहा था और घर भी इतना कुछ ठीक ठाक माहौल नहीं था, बिजनेस भी अच्छा नहीं था। तो मुझे क्या था कि लाइफ में ठीक है, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, मुझे लग रहा था कि अभी बेटर नहीं है ये वक्त करने का। तो फिर मैंने इस चीज़ को अपने उस करियर को एक व्यवस्था के कारण, मतलब कि व्यवस्था के कारण छोड़ दिया। कहते हैं ना कि लेकिन आप जिसको दिल से चाहते हैं तो कभी उस चीज़ को छूटती नहीं है। आप ये अगर कहें कि वो आज जो डांसिंग करियर है मेरे अगर दिल से जा चुका है तो ये गलत है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो मैंने डांसिंग करियर को अपनाया था वो मेरे दिल से था और आज भी मेरे दिल में वैसा ही मौजूद है, मेरे दिल से गया नहीं। फिर मैंने उस वक्त ठान लिया कि मैं अपने डांस करियर को अपने सिंगिंग करियर में कन्वर्ट कर दूंगा। तो अपने सिंगिंग करियर के लिए मैं गाने तो गा लेता हूँ, ठीक है। आप मेरे जो गाने भी अपलोड होंगे, लेकिन अभी रिसेंटली क्या है कि गिटार वगैरह के प्रोसेस में सीख रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें मैंने क्या कर दी, अपने डांसिंग करियर को अपने सिंगिंग करियर में कन्वर्ट कर दिया। दूसरी चीज़ ये आती है कि फिर हमारा जो है कक्षा 8 तक का सफ़र जो है ऐसे ही था। कक्षा 8 तक के सफ़र में यहाँ तक कि या कक्षा 5वीं तक के सफ़र में मैं जो है गाय नहीं चराता था, क्योंकि मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गाय चराना। वहाँ तक के सफ़र में मैं गाय नहीं चराता था, मुझसे बड़ा भाई यानी मेरे अमन भाई जो हैं वो गाय चराते थे। मैं गाय नहीं चराता था। हमारे मम्मी पापा ने एक खेत बटाई पे लिए हुए थे। बटाई मतलब क्या हुआ कि जब हम दूसरे की खेती को करते हैं उस पर कुछ हमें मिलता है, तो उस खेती को लिया हुआ था, तो उसे तकने के लिए मैं जाता था। तो वहाँ पर पढ़ाई के प्रति रुझान जो था बचपन से ही ज़्यादा था। तो वहाँ पर बने हुए एक मकान के दरवाजे पर मिट्टी लेकर लिखा करते थे और छोटे छोटे गोले मिट्टी के बनाकर उनसे काउंटेबल किया करते थे। 7 5 कितने हुए, 8 5 कितने हुए, तो ये इस तरीके से हम लोग काउंटेबल करते थे। इसी वजह से मेरी मैथमेटिक्स थोड़ी सी स्ट्रांग हो गई। तो यहाँ तक के सफ़र में मैं आगे बढ़ते रहा। टीचरों का प्यार मिला, अनुभव मिला और कुछ हमने टीचरों को सिखाया, कुछ टीचरों ने हमें सिखाया, ज़िंदगी चलती गई। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि जो हमें पढ़ाने वाले टीचर्स थे वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं थे। वो देखिए 12th पास आउट ही थे, तो कुछ एक्सपीरियंस थे कि जो मैं दे सकता था और कुछ एक्सपीरियंस वो हमें दे सकते थे। उसके बाद ये सफ़र चलता रहा। फिर मैं कक्षा 9वीं में आया। कक्षा 9वीं में मेरा जो एडमिशन था वो राजकीय उत्तर प्रदेश सैनिक इंटर कॉलेज में हुआ। हालांकि मेरे भाई लोग चाह रहे थे कि प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराने के लिए, लेकिन मैंने जो है जानबूझ के अपने जो है राजकीय उत्तर प्रदेश सैनिक इंटर कॉलेज में एडमिशन कराया। उसका जो मेन मुद्दे 2 थे। पहला हमारा रीज़न था कि मुझे सरकारी रिजल्ट चाहिए था, क्योंकि सरकारी रिजल्ट की जो मान्यता होती है प्राइवेट रिजल्ट की मान्यता से ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ ये थी कि मुझे अपने जो जहाँ मेरी मानसिकता थी कि मेरे भाई लोग जहाँ पर पढ़े लिखे हैं मैं भी वहीं पर लिखूँगा और वहाँ पर ही पढ़ लिख कर ही बिना कोचिंग के भी अपना मुकाम हासिल करके रहूँगा। ये मेरा थॉट था। फिर उसके बाद मेरा जो पहला दिन था, जैसा कि मैंने आपसे कहा हुआ था कि मैं अपने पहले दिन के बारे में चर्चा करूँगा। तो जब मैं पहले दिन, तो मान लीजिए ठीक है, जब एडमिशन कराने गया तो उससे पहले दिन में डेज़ में काउंटिंग नहीं करते हैं, डे में काउंटिंग नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ ये आती है कि जब मैं फर्स्ट डे वहाँ पर गया तो क्लास के अंदर एंटर किया। बहुत सारे बच्चे थे, इतने सारे बच्चे कि जिस स्कूल में मैं पहले पढ़ रहा था उसमें कल 12-13 बच्चे एक साथ हुआ करते थे।
लेकिन इस स्कूल में जब आया तो 50 बच्चों की भीड़ एक साथ थी, तो थोड़ा सा अलग वहाँ पर अलग महसूस हुआ। तो उसके बाद एक टीचर बैठी हुई थी जिनका नाम था अनीता कपूर मैम, जो कि हिंदी की टीचर थी और कुछ अटेंडेंस लगा रही थी, रजिस्टर्ड में कुछ काम कर रही थी। तो फिर मैं वहाँ मैम से मैं आई कमिंग पूछ के मैं क्लास में एंटर कर गया। मैम ने पूछा कि बेटा आपका किस सेक्शन में है, ठीक है, क्योंकि आप वहाँ पर कक्षा 9वीं के भी 3 सेक्शन थे, जो कि आगे चलकर 4 सेक्शन में डिवाइड हो गया था कक्षा 10वीं के अंतराल में। तो वहाँ पर बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो वहाँ पर फिर मैं अपना गया, सब 2 रो भरी हुई थी, 1 रो खाली थी। उस 1 रो में काफ़ी जो खाली रो थी उसमें भाई काफ़ी दिनों के बाद विद्यालय खुला हुआ था, तो सीट पर धूल जमी हुई थी। तो मैं वहाँ पर सीट में धूल जो है मैं मतलब कि थोड़ा मुझे हिचक लगी, क्योंकि मेरे कपड़े धुले हुए प्रेस किए हुए कपड़े थे, बैग भी धुला हुआ था, मेंटेनेंस पूरा मैं गया हुआ था। तो हुआ ये कि जब मैं वहाँ पर बैठने की मैंने कोशिश, मुझे मेरे पास कोई सामान भी नहीं था कि मैं जैसे मैं उससे धूल को झाड़ सकूँ। तो मैम से मैंने कहा कि मैम सीट पे धूल लगी हुई, तो मैम ने कहा बेटा मैं आके साफ़ करूँ आके। तो मुझे बहुत हिचक महसूस हुई, क्योंकि ऐसे टीचर्स यानी कि टीचरों ने कभी मुझसे इस तरह की कभी बात नहीं करी हुई, तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो उसके बाद मैंने एज रैंडमली ऐसे ही हाथ पाँव अपना मार के फिर मैं बैठ गया, ठीक है। मैंने बिना परवाह किए कि कपड़ों में लगेगा कि क्या लगेगा, मैं अपना बैठ गया। उस रो में मैं अकेले बैठा हुआ था। सभी बच्चों का जो ध्यान था वो मेरे ऊपर था, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि उन लोगों की नज़रों में मैं कुछ अलग दिख रहा था। उसके बाद मैंने अपनी एक किताब निकाली, क्योंकि बच्चे कुछ लिख पढ़ नहीं रहे थे, बस मस्ती कर रहे थे। मैंने अपनी एक कॉपी निकाली और कॉपी में सुलेख लिखना शुरू किया, किसी से भी ना भूले। फिर मैम का जो ध्यान है वो मेरी तरफ कंसंट्रेट हुआ कि आखिर ये बच्चा कर क्या रहा है। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, मेरे सुलेख को देखा। उसके बाद उन्होंने मेरी राइटिंग को सुलेख को देखा, तो उन्हें काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि मैं कभी आज तक कभी स्टाइलिश नहीं लिखता हूँ। मैं हमेशा ही जिस प्रकार से शब्द बनाए जाते हैं उसी शब्द पे ध्यान देता हूँ, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल रामचंद्र शुक्ल जी वो जो है हिंदी पर काफ़ी जोर देते थे और हिंदी की शुद्धता पर काफ़ी ध्यान दिया करते थे। तो उसका जो फ़ायदा है हमें इस विद्यालय में आके मिला। हमारी सुलेख ही उनकी पहचान बन गई। फिर इस मैम ने, अनीता कपूर मैम ने जाके पूरे स्टाफ को बताया, यानी लेडीज़ स्टाफ जो था हमारे स्कूल में, लेडीज़ स्टाफ अलग था और जेंट्स जो स्टाफ था वो अलग था, यानी हमारे टीचर्स का स्टाफ अलग अलग थे। तो उसके बाद मैम ने जाके पूरे सभी टीचरों को बताया, तो सभी टीचर्स मेरे बारे में जानने के उत्सुक हुए। हमारी क्लास टीचर नीला मैम थी कक्षा 9वीं में, और तो उन्होंने, क्योंकि भाई वो तो उनका तो जो मेरे प्रति जो भाव था वो मातृत्व का भाव था, एक माँ के जैसा उनका प्यार था। तो उन्होंने उसके बाद ये सब होने के बाद जब हमारे अगले डेज होते हुए, तो बोर्ड पे जब भी कोई फंक्शन होता था, उस पर कुछ लिखना होता था, मुझे ही बुलाती थी और मुझे ही आगे प्रायोरिटी दी जाती थी। तो ये मुझे यहाँ से मेरी पहचान शुरू हुआ करती थी। उसके बाद जब जब दिन, ये तो हमें टीचर से बात हुआ, सबसे पहला लड़का वो था, पहला लड़के का नाम था अमन, जिसने मुझसे आकर बात करी थी। उसका कद छोटा था और उसे क्रिकेट का शौक़ था। पार्थ रिपब्लिक में वो क्रिकेट सीखता था और वो न्यू पब्लिक स्कूल से आया हुआ था, वो प्राइवेट स्कूल से आया हुआ था और गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराया हुआ था। मैंने उसकी एडमिशन कराने की वजह पूछी तो उसने साफ बताया कि इसके एडमिशन जो कराने की जो वजह है वो सिर्फ इतनी है कि कोई उसे क्रिकेट से प्यार है, ना कि पढ़ाई से। यानी उसकी नज़रों में क्रिकेट का जो लेवल है वो काफ़ी ऊँचा है पढ़ाई की नज़रों से। तो इसी वजह से वो अपना कर रहा था। हालांकि उसने कक्षा 10वीं के बाद पढ़ाई शायद छोड़ दी थी और फॉर्म डाल के ही कक्षा 11 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई को अपना किया था उसका गेमिंग। तो वो पहला लड़का था जिसने मुझसे बात की थी, वो था अमन। मेरे भाई का नाम भी अमन है, लेकिन वो अमन दूसरा था। और फिर उसके बाद कक्षा 9वीं के बाद वो निकल चुका था, वहाँ विद्यालय में नहीं था। उसके बाद फिर मेरी नज़र पड़ती है उस क्लास के मॉनिटर पर। उस क्लास का मॉनिटर कलर ड्रेस में आया हुआ था, आसमानी कलर का शर्ट पहना हुआ था और काफ़ी अलग तरीके से बिहेव कर रहा था, यानी कि मान लीजिए काफ़ी एटीट्यूड में था। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, क्योंकि मेरा भी एटीट्यूड कुछ किसी से कम नहीं था। मुझे भी यकीन था कि आज तुम एटीट्यूड दिखा लो, हम में भी एटीट्यूड कम नहीं। सभी बच्चे मुझे बहुत अजीब ढंग से देख रहे थे। वो मॉनिटर, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि अब तो मॉनिटर मैं बन के रहूँगा, तो वो जो राहुल यादव था, क्योंकि मेरा पढ़ाई का लेवल थोड़ा सा ऊंचा था, तो उसे लगा कि अब ये लड़का आ चुका है, ऐसा ना हो मॉनिटर ये बन जाए। तो वो थोड़ा मुझसे नाराज़ रहने लगा था, मुझसे नाराज़ ज़्यादा था और मुझे बड़े अजीब ढंग से बातें करता था। मैंने उससे, जब एक्चुअली मैं 1-2 दिन बाद स्कूल गया हुआ था स्कूल खुलने के, तो मैंने उससे किताब मांगी, कॉपी मांगी काम पूरा करने के लिए। तो उसने हमसे कहा तुमसे मतलब, यानी बहुत एटीट्यूड से हमसे बातें करी। तो मैंने उससे फिर आगे कोई शब्द नहीं बोला, लेकिन मैंने ठान लिया कि मॉनिटर मैं ही बनूंगा और अगले दिन ही मॉनिटर मैं बन गया था।
उसके बाद हमारी नज़र पड़ती है अगले दिन विवेक शर्मा जो कि उस टाइम गंजा था, काफ़ी गोरा लड़का था और उसके चेहरे पे दाने पड़े हुए थे, नाक उसके क्या था, दाने पड़ने की वजह से सूज आई हुई थी और सब लड़के से पकौड़ा पकौड़ा करके चिढ़ाते थे। तो यहाँ हमारे दोस्तों का सफ़र चालू होता है सानिक स्कूल के। फिर हर्ष भी आ चुका था क्योंकि मैं वहाँ पर एडमिशन करा चुका था, तो हर्ष ने भी मुझसे पूछने के बाद हर्ष ने भी एडमिशन वहाँ करा लिया था। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। विवेक शर्मा से दोस्ती हुई, राहुल भारती से दोस्ती हुई। हम विवेक शर्मा के बारे में डिस्कशन करेंगे। विवेक शर्मा हमारे इसलिए ख़ास है क्योंकि जब विवेक शर्मा, डेट मुझे याद है, 2 तारीख 5वां महीना सन 2018, यानी हम लोग जब हाई स्कूल में थे तो हमारे त्रिवेदी सर, जो कि इनका पीरियड हमारे में विज्ञान का लगा हुआ था, यानी हमारे क्लास पे मैथ का पीरियड था PR राय सर का, हिंदी का पीरियड था नीला मैम का, इंग्लिश का पीरियड था ऋचा त्रिपाठी मैम का, और हमारे पास विज्ञान का पीरियड था त्रिवेदी सर का। आर्ट का पीरियड रैंडमली था, वो नहीं पढ़ाया नहीं जाता था। तो यहाँ पर जो हमारी मुलाकात होती है, जो विवेक शर्मा से मुलाकात हुई, और मुलाकात होने के बाद उसके विषय में और ख़ास इंट्रोडक्शन तब हुआ जब हमारे त्रिवेदी सर एक बार यूनिट नाम के चैप्टर को, टॉपिक को पढ़ा रहे थे। उस दौरान जब विवेक शर्मा से पूछा गया क्वेश्चन तो विवेक शर्मा नहीं बता पाया, तो सर ने उसकी बेइज्जती करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेइज्जती का उसे सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा, क्योंकि वो क्या था कि हम उस समय एज ग्रुप में, हमारी एज ग्रुप में वो एक ऐसा लड़का था, वही एक ऐसा, मतलब कि अधिकतर लड़कों में से, क्योंकि मैं वहाँ पे सबसे छोटा था और मुझसे छोटा 1 ही 2 लोग थे और मैं वहाँ पे सबसे छोटा था, दाढ़ी मूंछें नहीं थी और विवेक शर्मा की दाढ़ी मूंछें थी। तो सर ने उसकी ये कहा कि बेटा तुम्हारी दाढ़ी मूंछें आ गई, खैर ये कहो कि शादी नहीं हुई, नहीं तो अपने बच्चों का पेट कैसे पालते। तो सभी बच्चे हंस पड़े क्योंकि वो जो सर ने जोक्स के थॉट से कहा भी हुआ था, काफ़ी मतलब कि सब अच्छा लगा और उस थॉट को मैंने नोट कर लिया। उसके बाद विवेक काफ़ी शर्मिंदा हुआ और अगले दिन सर के पीरियड में काफ़ी पढ़ाई करके आता था। तो यहाँ तक के सफ़र में मैंने आप लोगों के सामने कुछ दोस्तों की बातें कर ली। अब मेरा मानना है कि आज इतना ही रहेगा। हम आप मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो आपको हमारे लाइव पॉडकास्ट कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपको मुझे अपने इस लाइव पॉडकास्ट में क्या चेंजेस करना चाहिए ये भी आप लोग को बताते रहना चाहिए। बैकग्राउंड में अभी क्या है, हमारे पास ये बैकग्राउंड है, अभी दूसरी चीज़ हमारे पास 2-3 और भी बैकग्राउंड है जिस पर हम काम करने वाले हैं। तो हमारी लाइव के पॉडकास्ट, जैसा कि मैंने आपसे कहा हुआ था कि लगभग 1 साल का वक्त लगेगा हमें पॉडकास्ट को पूरा करने में, लेकिन जैसा कि मैं आप काम पूरा कर रहा हूँ उस हिसाब से लगता है कि 1 मंथ में हमारी लाइफ के पूरे पॉडकास्ट आपके सामने ला दिए जाएंगे और उसके बाद हमारी डायरी को आपके सामने पब्लिश कर दिया जाएगा। तो अगर आप हमें सुनते हैं तो आप, मेरा और अपना, दोनों लोगों का फ़ायदा होता है, ये हमारा मानना है। क्योंकि ये चीज़ें करने से मेरी बोलने की स्किल डेवलप होती है। दूसरी चीज़ है कि आपके सुनने से आपका चरित्र निर्मल बनता है, चरित्र सही होता है और एक आपके अंदर एक मोटिवेशन आता है। क्योंकि मेरा मानना है कि मेरी लाइफ से लोगों को मोटिवेशन मिलता है और तभी मैंने इस प्रोसेस को जारी किया हुआ है। और मेरी डायरियाँ जो मेरी पब्लिश होने वाली है उसका इंतज़ार मैं कर रहा हूँ, इस बात को लेकर कि अभी हमारी ज़िंदगी में कुछ सक्सेस के पॉइंट बाकी हैं। अगर मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ था कि यदि आप अपनी सक्सेस को पैसों से मापते हैं तो आप गलत सोचते हैं। आपकी सक्सेस आपकी थॉट प्रोसीजर से देखी जाती है, आपकी मानसिकता कैसी है। आज की मानसिकता आपकी मानसिकता जो कल होने वाली है, आज से अगर बेटर होगी तो यही सक्सेस है। अदरवाइज़ आप पैसे से आपकी सफलता नहीं मापी जाती, लेकिन आजकल के लोग अपने पैसों से ही अपनी सफलता को मापते हैं, जो कि गलत है। खैर, अपना सफ़र यहीं तक ही, आगे मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में, क्योंकि पॉडकास्ट को लंबा खींचना अच्छी बात नहीं है। आपके पास थोड़ा सा वक्त होता है, थोड़ा सा वक्त आप 5-10 मिनट का वक्त निकाल कर हमें दें तो हमें खुशी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल, जैसे कि मैं आगे अपने चैनल को ग्रो करने के बाद अपने व्लॉग्स शूट कर सकूँ, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकूँ और अपने सिंगिंग कैरियर को लेके आपके पास आ सकूँ। मेरे गाने का टाइटल है कहना मुश्किल।